जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सुनने में लगता है क्या ही है, पर जब उसी टुकड़े पर विवाद होता है तो वो दो भाइयों को, दो परिवारों को पीढ़ियों का दुश्मन बना सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी ही बहुत आम लेकिन बेहद उलझी हुई समस्या की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे कि अगर आपकी जमीन के सरकारी नक्शे में कोई गलती हो गई है तो उसे कानूनी तौर पर ठीक कैसे करवाया जाए। ये वो परेशानी है जिससे हजारों किसान और जमीन मालिक हर रोज जूझते हैं और अक्सर सही जानकारी न होने की वजह से सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे स्रोत हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और इस विषय पर अदालतों के, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत जरूरी फैसले। तो हमारा मिशन सीधा सा है, इस पूरी कानूनी पहेली को आसान शब्दों में समझना। हाँ, असल में समस्या क्या है, कानून क्या कहता है और सबसे जरूरी वो कौन सी छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं ताकि ये सब बातें हवा में ना लगे। मान लीजिए एक किसान है जिसके खेत का नंबर है अराजी संख्या 85। ठीक है। जमीन पर उसका कब्जा बिल्कुल सही है, पीढ़ियों से वो और उसका परिवार उसी खेत को जोत रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मतलब नक्शे पर एक गड़बड़ हो गई। कागजों में गड़बड़ है। हाँ, उसकी जमीन का एक कोना गलती से पड़ोसी के खेत यानी अराजी संख्या 86 में दिखा दिया गया। और असली समस्या तब शुरू होती है जब 86 नंबर वाला पड़ोसी अपनी जमीन की नपाई करवाने आता है। बिल्कुल। सरकारी अमीन या लेखपाल नक्शा लेकर आते हैं और कहते हैं भाई नक्शे के हिसाब से तो ये कोना तुम्हारी जमीन में नहीं, इनकी जमीन में आता है। और बस वहीं से उस लड़ाई की चिंगारी सुलगती है जो सालों तक चलती है। तो सवाल यही है, इस समस्या का कानूनी हल कहां से शुरू होता है? जरा सीधा जवाब मिलता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38 में। धारा 38। हाँ, ये धारा खास तौर पर ऐसी ही गलतियों को सुधारने के लिए बनाई गई है। ये कहती है कि अगर नक्शे, खसरे या खतौनी में कोई लिखने पढ़ने की यानी क्लेरिकल एरर, हाँ क्लेरिकल एरर या कोई तकनीकी चूक हो गई है तो उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वो क्या? ये समाधान मिलता है राजस्व न्यायालय में, रेवेन्यू कोर्ट में। ये हमारी आम सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय से अलग है। ओह अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो इनका काम करने का तरीका भी अलग होता होगा? बिल्कुल। इनका दायरा सीमित है। ये सिर्फ जमीन के रिकॉर्ड, लगान और नक्शे जैसी चीजें देखते हैं, मालिकाना हक के बड़े झगड़ों को नहीं। समझ गई। तो हमारे 85 नंबर वाले किसान को जिसे अपना नक्शा ठीक करवाना है, उसे शुरुआत कहाँ से करनी होगी? पहला कदम क्या होगा उसका? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सबूतों की नींव तैयार करना। ये केस पूरी तरह से पुराने दस्तावेजों पर टिका होता है। मतलब ये साबित करना होगा कि पहले नक्शा सही था और अब गलत है। बिल्कुल। इसके लिए 3 दस्तावेज समझिए कि रामबाण हैं। कौन कौन से? पहला पुराना नक्शा, खासकर बंदोबस्त के समय का, जब जमीन सही दिखाई गई थी। दूसरा पुराना खसरा, जिसमें खेत का सही क्षेत्रफल लिखा हो। ओके। और तीसरा एक ऐसा दस्तावेज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं रीनंबरिंग सूची। रीनंबरिंग सूची, ये क्या चीज है? देखिए, वो समय के साथ गांव के खेतों के नंबर बदलते रहते हैं। हाँ? हो सकता है आज जिस खेत का नंबर 85 है वो 50 साल पहले 90 नंबर रहा हो। अच्छा। तो रीनंबरिंग सूची वो सरकारी कागज है जो पुराने नंबर को नए नंबर से जोड़ता है। इसके बिना आप कोर्ट में ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि जो पुराना नक्शा आप दिखा रहे हैं वो इसी जमीन का है। वाओ, ये तो दोनों रिकॉर्ड के बीच का एक पुल हो गया। मतलब हमारे किसान को अब अपने दादाजी के समय के पुराने संदूक से वो कागजात खोजने पड़ेंगे। हाँ, और ये अपने आप में एक चुनौती है। अच्छा, मान लीजिए उसने ये सारे दस्तावेज इकट्ठा कर लिया। हाँ? अब आगे, अब उसे उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम की अदालत में धारा 38 के तहत एक आवेदन देना होगा। एसडीएम के पास? जी। आवेदन में साफ साफ लिखना होगा कि मेरी आराजी संख्या 85 का ये वाला हिस्सा पड़ोसी की आराजी संख्या 86 में गलत दिख रहा है और सबूत के तौर पर ये पुराने नक्शे और कागजात हैं। और क्या इसमें उस पड़ोसी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा? क्या ये चुपचाप ठीक नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। कानून का एक सीधा सिद्धांत है कि आप किसी की पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं करवा सकते। मतलब उसे बताना ही होगा? आपको अपने पड़ोसी को इस केस में अनावेदक या विपक्षी पार्टी बनाना ही होगा ताकि उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो आपका केस पहली सुनवाई में ही खारिज हो जाएगा। समझ गई। तो आवेदन दे दिया, पड़ोसी को पार्टी बना दिया, अब जमीन पर क्या होगा? क्या अधिकारी असल में मौके पर जाके जांच करते हैं? बिल्कुल, और यहीं से प्रक्रिया का सबसे अहम चरण शुरू होता है। एसडीएम इस आवेदन को जांच के लिए तहसीलदार के पास भेजते हैं। ओके। तहसीलदार इसे आगे राजस्व निरीक्षक यानी आरआई या कानूनगो को सौंपते हैं। फिर आरआई और लेखपाल, ये दोनों अधिकारी मौके पर जाते हैं। तो मतलब हमारे 85 नंबर वाले किसान और उसके 86 नंबर वाले पड़ोसी दोनों को बुलाया जाएगा जब जमीन की नापजोख होगी? हाँ, दोनों पक्षों को सूचना देकर बुलाया जाता है ताकि सब कुछ पारदर्शी हो। वो मौके पर जरीब से यानी चेन से जमीन को नापते हैं और पुराने दस्तावेजों से मिलाते होंगे? हाँ, वो आपके दिए गए पुराने दस्तावेजों का मौजूदा नक्शे और मौके की स्थिति से मिलान करते हैं। ये एक तनाव भरा दिन हो सकता है जब दोनों पड़ोसी आमने सामने खड़े होते हैं। मैं समझ सकती हूँ। इस जांच के बाद क्या होता है? जांच पूरी होने के बाद आरआई और लेखपाल मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे पंचनामा भी कहते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने मौके पर क्या पाया और उनकी राय में नक्शे में गलती है या नहीं। और ये रिपोर्ट फिर वापस ऊपर जाती है? हाँ, ये रिपोर्ट वापस तहसीलदार के पास जाती है और फिर तहसीलदार अपनी टिप्पणी के साथ उसे एसडीएम को अंतिम फैसले के लिए भेज देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत में वकीलों की बड़ी बड़ी दलीलों से ज्यादा जरूरी गांव के लेखपाल और आरआई की वो जमीनी रिपोर्ट है। आपने 100% सही पकड़ा। ये रिपोर्ट ही इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी है। 99% मामलों में एसडीएम का फैसला इसी रिपोर्ट पर आधारित होता है। अच्छा। अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में है तो समझिए आपकी आधी लड़ाई जीती जा चुकी है। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है। मान लीजिए हमारे किसान को लगता है कि रिपोर्ट गलत बनी है। हो सकता है लेखपाल ने कोई गलती कर दी हो या पड़ोसी के दबाव में आकर रिपोर्ट उसके खिलाफ बना दी हो, तब क्या? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। कैसे? अगर आपको जरा भी शक है कि रिपोर्ट गलत या पक्षपातपूर्ण है, तो कानून ने आपको एक रास्ता दिया है। जैसे ही रिपोर्ट तहसीलदार के दफ्तर में जमा हो, आपको उस पर तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। लिखित में? हाँ, लिखित में बताना होगा कि आप रिपोर्ट के किन बिंदुओं से सहमत नहीं हैं और क्यों। और अगर कोई ये आपत्ति दर्ज ना करे तो कानून यह मान लेगा कि आप उस रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत हैं। फिर तहसीलदार उसी गलत रिपोर्ट को एसडीएम को आगे बढ़ा देंगे और केस खारिज हो सकता है? बिल्कुल। ये एक छोटी सी चूक आपके पूरे केस को तबाह कर सकती है। तो आपत्ति इस प्रक्रिया में आपका एकमात्र सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, ये प्रक्रिया अब काफी साफ हो गई है। पर जमीन के विवाद इतने सीधे होते कहाँ हैं? क्या हर तरह का झगड़ा इस धारा 38 से सुलझ सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब है नहीं। धारा 38 हर मर्ज की दवा बिल्कुल नहीं है। अदालतों ने बार बार अपने फैसलों में इसकी सीमाओं को बहुत साफ किया है। क्या है वो सीमाएं? सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि धारा 38 का इस्तेमाल केवल नक्शे में हुई तकनीकी या लिखने पढ़ने की गलती, मतलब क्लरिकल एरर, को सुधारने के लिए है। तो फिर किस चीज के लिए नहीं है? ये मालिकाना हक यानी टाइटल के असली विवादों को सुलझाने के लिए नहीं है। इसे हमारे किसान वाले उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए अगर नक्शे की लाइन सीधी करने से हमारे 85 नंबर वाले किसान का रकबा तो उतना ही रहता है, पर पड़ोसी का रकबा आधा बीघा कम हो जाता है। अब ये सिर्फ नक्शा सुधार नहीं रहा, अब ये मालिकाना हक का झगड़ा बन गया है। एक हाईकोर्ट के फैसले में यही कहा गया कि अगर सुधार से किसी का क्षेत्रफल घट बढ़ रहा है तो ये मामला धारा 38 का नहीं बल्कि दीवानी न्यायालय का है। अच्छा, मतलब अगर मामला सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन को सीधा करने का है तो ठीक है, लेकिन अगर उस लाइन के हिलने से किसी की जमीन कम हो रही है तो मामला गंभीर है। बिल्कुल। इसी तरह एक और जरूरी फैसला ये कहता है कि अगर नक्शा सुधार से किसी के मौजूदा कब्जे पर असर पड़ रहा है तो वो मामला भी दीवानी वाद का है। जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी ने उस विवादित कोने पर एक दीवार बनानी है या ट्यूबवेल लगा लिया है। अब ये सिर्फ कागज की लड़ाई नहीं, जमीन पर कब्जे की लड़ाई है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इन सब में एक बहुत ही बड़ा मामला है जिसके बारे में हमारे स्रोतों में बताया गया है, सुएज सिंह बनाम राम नरेश, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। मुझे लगता है इसकी कहानी इस धारा 38 के पूरे खेल को साफ कर देती है। हाँ, ये केस धारा 38 के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। ये मामला एक तरह से मील का पत्थर है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी पूरे 17 साल बाद नक्शा सुधार के लिए आवेदन देता है, लेकिन उसका असली मकसद नक्शे की कोई पुरानी गलती सुधारना नहीं था। नहीं, उसका मकसद कुछ और था। वो असल में अपने प्लॉट की लोकेशन बदलवाना चाहता था। उसे एक ज्यादा कीमती मेन रोड पर दिखाना चाहता था, जिससे उसकी जमीन की कीमत
कई गुना बढ़ जाती। सही कहा आपने। वो कानून का इस्तेमाल अपनी संपत्ति को अपग्रेड करने के लिए कर रहा था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने बहुत सख्त टिप्पणी की। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने साफ कहा कि धारा 38 का इस्तेमाल बरसों पुराने और तय हो चुके मामलों को फिर से खोलने के लिए या आर्थिक फायदे के लिए संपत्ति की लोकेशन बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। ये कानून का सरासर दुरुपयोग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जब मर्जी घुमाई और अपनी जमीन की लोकेशन बदलवा ली। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमेबाजी का कोई अंत होना चाहिए। आप इस धारा का सहारा सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते कि आपको बाद में लगा कि आपकी जमीन कहीं और होती तो ज्यादा फायदा होता। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात कही। कोर्ट ने एक बहुत अच्छी उपमा दी। उन्होंने कहा यह धारा एक स्कैल्पल है, यानी सर्जरी करने वाला छोटा सा चाकू जो बहुत सटीक काम के लिए है। ये कोई हथौड़ा नहीं है कि आप इससे पुरानी इमारतों को तोड़ते फिरें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक आम आदमी को क्या समझना चाहिए? धारा 38 का दरवाजा कब खटखटाना है और सिविल कोर्ट का कब? देखिए, सरल शब्दों में निष्कर्ष ये है, अगर आपकी समस्या सिर्फ नक्शे, सीमांकन या सर्वे में हुई एक साफ सुथरी तकनीकी गलती है जिससे किसी के मालिकाना हक पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा, हाँ, तो आप धारा 38 का प्रयोग करें। ये एक संक्षिप्त और तुलनात्मक रूप से तेज प्रक्रिया है। और अगर मामला उलझा हुआ है? और अगर मामला मालिकाना हक, कब्जे या जमीन के क्षेत्रफल से जुड़ा एक जटिल विवाद है जिसमें गहन जांच की जरूरत है, तो आपको बिना समय बर्बाद किए सीधे दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट जाना चाहिए। धारा 38 ऐसे मामलों में सिर्फ समय की बर्बादी है। बिल्कुल। चलिए, तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि उत्तर प्रदेश में नक्शे की गलती को सुधारने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले पुराने दस्तावेज, खासकर बंदोबस्त के समय का नक्शा और रीनंबरिंग सूची इकट्ठा करें। फिर एसडीएम के पास धारा 38 के तहत आवेदन दें। इसके बाद होने वाली राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की जांच रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि वो रिपोर्ट गलत है तो उस पर समय रहते आपत्ति दर्ज करना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। और आखिर में हमने ये जाना कि धारा 38 की अपनी सीमाएं हैं। ये केवल तकनीकी गलतियों के लिए है। अगर विवाद मालिकाना हक, कब्जे या क्षेत्रफल का है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुएज सिंह मामले में स्पष्ट किया, तो सही रास्ता दीवानी अदालत का है। बिल्कुल। जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि धारा 38 एक समरी यानी संक्षिप्त प्रक्रिया है जो जटिल विवादों के लिए नहीं बनी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये व्यवस्था उन छोटे और वास्तविक रूप से पीड़ित किसानों को जल्दी न्याय देने में वाकई सफल है, जिनकी गलती सच में बस एक तकनीकी चूक है? या फिर ये प्रक्रिया अक्सर जटिल टाइटल विवादों में उलझकर उन्हें अंततः दीवानी अदालतों के उसी लंबे, खर्चीले और थका देने वाले रास्ते पर धकेल देती है जिससे बचाने के लिए शायद इसे बनाया गया था?